देसी पटाखा। मैं हूँ आराधना आपके साथ, और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके सवालों के घेरे में बड़े बड़े पॉलिटिशियन उलझे हैं, लेकिन आज मेरी किस्मत देखो, वो मेरे सवालों में उलझने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दीपक चौरसिया की। वेलकम टू देसी पटाखा दीपक जी। थैंक यू आराधना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी बहुत मदद की, मेरे परिवार की मदद की और लगातार आप उनके साथ टच में रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पहली बार आपको देख रहा हूँ फोन पर, हमारी कई बार बातचीत हुई है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के। आपने कई सारी नई चीजें मुझे बताई जब मैं बिग बॉस के अंदर इंटर कर रहा था। शायद आप इकलौती शख्स थी जब मैं घर के अंदर जा रहा था, तब मैं आपसे बात कर रहा था, बता रहा था, और मैंने आप पर ये शर्त भी लगाई थी कि आप इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलेंगी। और आपने आपने वो वादा निभाया। ये पत्रकार के लिए इस तरह के वादे करना बड़ा मुश्किल होता है ना, और आपका तो जो ब्रेड एंड बटर है वो टीवी का पटाखा ही है। तो मैं चाहता हूँ अब ये पटाखा जोर से बजे। सर, मेरा ब्रेड एंड बटर देसी पटाखा टीवी का पटाखा दोनों है। और हम आज आपका जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो देसी पटाखा के लिए कर रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे खुद परिवार जैसा महसूस हुआ, मैम के साथ, आपकी सिस्टर्स के साथ, बच्चों के साथ। मतलब मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ। बट इट वॉज अमेजिंग टू सी यू इन बिग बॉस। हमने हमेशा आपका एक जर्नलिस्ट वाला साइड देखा था, जिसको हमेशा एडमायर करा, आपसे बहुत कुछ सीखा शुरू से ही। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद हमने आपकी एक और चीज सीखी आपसे। क्योंकि मैं सीजन 13 से बिग बॉस का रिव्यू कर रही हूँ, और वो ये कि एक डिग्निफाइड वे में भी और सच बोल के भी, जैसे आप हैं वैसा बनकर भी बिग बॉस के घर के अंदर रहा जा सकता है। बिल्कुल रहा जा सकता है आराधना। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शुरुआत में जो मेरी फिजिकल कंडीशन थी, मेरा एक बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था। मैं सोच रहा था मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन थैंक यू जियो का, थैंक यू एंडेमॉल का, थैंक यू वहां की टीम का, थैंक यू हाउसमेट्स का जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। और पहले मुझे लगता था शायद मैं 1 दिन रुक पाऊं, 2 दिन रुक पाऊं, 3 दिन रुक पाऊं। हाँ, मैं मन में संकल्प लेके गया था कि जल्दी से हार नहीं मानूंगा। तो मैं 4 हफ्ते वहां काट के आया, मेरे लिए बड़ी बात है। मैं बहुत व्यक्तिगत जीवन में बहुत इम्पेशेंट हूँ, बहुत अधीर हूँ। मेरी नाक पे गुस्सा रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं समझ जाता हूँ कि आदमी कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज के पढ़ने का बड़ा 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 पुराना अनुभव है। ये बॉडी लैंग्वेज हमने तब से समझना शुरू की थी जब आगरा समिट हुई थी। तो हम ये देख रहे थे, वहां तो ज्यादा बोलते नहीं ना, जब बड़ी समिट होती है तो 2 बड़े नेता बहुत कुछ तो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ये काम मैं लगभग 25 26 सालों से करता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का, समझने का। तो मेरे लिए समझना बड़ा आसान था। मुझे समझ आ जाता था कि सना कब मेरे खिलाफ बात कर रही है, शिवानी कब मेरा मजाक उड़ाने जा रही है। ये चीजें मुझे समझ आती थी। लेकिन हाँ, मैंने अपने आप को वादा किया था कि मैं अधीर नहीं होऊंगा, गुस्सा मेरी नाक पे रहेगा। और मुझे अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर गर्व है कि 30 दिन में मैं सिर्फ 2 बार गुस्सा किया। बिल्कुल, और वो दोनों ही डायलॉग आपके जबरदस्त थे। आपने कहा सर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। तो घर के अंदर फिलहाल तो सिर्फ 7 कंटेस्टेंट जो हैं वो बचे हुए हैं। शिवानी और विशाल दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, उस घर में एक ऐसा सदस्य है जिसके ऊपर कई चीजें बोली जा रही हैं, जिसके ऊपर बाहर केसेस भी चल रहे हैं, अरमान। उसकी बॉडी लैंग्वेज को घर में आपने देखकर क्या एक्सपीरियंस किया? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनकी केसेस के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। मैंने भी सरसरी निगाह से देखा है, क्योंकि ये तमाम चीजें न्यायालय के अधीन है, इसलिए मैं सीधे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जितना मैंने अरमान को घर के अंदर देखा, घर के अंदर समझा, बहुत कैलकुलेटिव है। अगर मैं इसको कहूँ, बहुत श्रूड है। अपने हर मूव को बड़ा कैलकुलेट करके चलते हैं। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो दूसरे मिनट वो वहां पर पहुंच जाते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। तो वो जानते और बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड कैसे चलता है, उसी हिसाब से वो खेल रहे हैं। और उनका एक एक मूव कैलकुलेटेड है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा जब एक एक टास्क दिया गया था, शायद ये पहला या दूसरा वीकेंड था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, जब पायल और प्रतिका दोनों वहां पर मौजूद थी और उनको ये कहा गया था कि किसको उनको खंजर मारना है, तो दोनों ने मिलकर अरमान को मारा था। और उन्होंने एक, मेरे ख्याल से पार्शियल ऑफ सेकेंड्स में उन्होंने डिसीजन ले लिया।
मुझे ऐसा लगता है कि वो कैलकुलेट करके आए थे तीनों मिलके, क्या कहना है, हम में से बाहर गया तो कौन क्या कहेगा, किस तरह से जो है मीडिया में निगेटिव चीजों पर पब्लिसिटी मिलती है। तो अगर किसी ने सबसे कैलकुलेटेड गेम खेला है तो वो अरमान मलिक हैं। और उन्होंने चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड भी किया है, परिवर्तित भी किया है। तो मैं ये कहूंगा कि अरमान का गेम जो है बहुत कैलकुलेटेड है, वो सोच के आए हैं। और पहले सीजन में जो बिग बॉस ने कहा था ना कि कई सारे लोग बिग बॉस के पुराने सीजन देखकर गेम वोट कर आए हैं, तो उसमें नंबर वन पे मैं अरमान और मलिक फैमिली को मानता सर बाहर अरमान को बहुत हेट्रेड मिल रही है, और इतनी मिल रही है कि हम लोग जब लाइव भी करते हैं तो भी उसमें लोग कहते हैं कि अरमान को निकालो, विशाल और शिवानी जैसे कंटेस्टेंट्स को क्यों निकाला गया है। घर के अंदर अरमान का गेम हम देखते हैं, एज अ कंटेस्टेंट ही इज प्लेइंग वेरी गुड, जैसा आपने भी कहा वो सच में है कैलकुलेटिव। वो गेम को घोट कर पीकर आया है, उसका हर मूव गेम को लेकर होता है। फिर चाहे वो शिवानी को मैनिपुलेट करके उससे चीजें निकलवाना हो, या फिर टास्क में रणवीर शौरी को अपना मोहरा बनाना हो। लेकिन आपको ये लगता है कि क्या ऐसा इंसान अगर बाहर इतनी हेट्रेड नहीं मिल रही होती तो वो एक विनर बनना डिजर्व कर सकता था? हाँ, मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। देखिए, जर्नलिस्ट किस बात के लिए सबसे ज्यादा मरता है, वो चीज है कंट्रोवर्सी, स्टीफ और कंट्रोवर्सी। जहां उसको कंट्रोवर्सी दिखेगी वो खबर दिखेगी उसको। तो पत्रकार के तौर पर हम सब जानते हैं, हम किसी को उठाते हैं, चढ़ाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर खींचते भी हैं। हाँ, डिजिटल वर्ल्ड थोड़ा सा अलग है, वहां पर आपकी एक बड़ी कैप्टिव फैन फॉलोइंग होती है। तो मेरे ख्याल से ये उसकी स्ट्रैटेजी है, उसको पता था कि उसको किस तरह की निगेटिव फॉलोइंग मिलेगी। और जो पहला मेरा झगड़ा हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो हर के बीच में बोलता था, अरमान हर के बीच में बोलते थे। और मैंने उनसे यही कहा था कि फुटेज खाने की कोशिश मत करो। वो एकाएक सबके सरपंच बन जाते थे और उनको ये उपाधि कई बार घर के अंदर दी भी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो इसी आधार पर चलता है कि कहाँ किस तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है, और वही उनका सबसे बड़ा हथियार है अरमान का। घर से शिवानी और विशाल दोनों का एलिमिनेशन हो गया, दोनों ही आपके हमने देखा कि करीब रहे, स्पेशली शिवानी का तो आपसे एक नहीं, अलग ही अरमान भी रिश्ता मेरे था। करीब रहा, मैं अरमान के लिए भी कहूंगा, कृतिका भी मेरे करीब रही, पायल भी मेरे करीब रही। तो ऐसा कोई नहीं है जिस जिस जिसको मैंने बैठ कर चीजें न समझाई हों। मुझे नहीं पता कितना दिखाया कितना नहीं दिखाया, मैंने अभी बिग बॉस के सीजन्स नहीं देखे हैं। तो आप विशाल और शिवानी भी पूछ रही थी, अपना सवाल पूछिए। घर में मेरे सब करीब जी है। मैं शायद जी। पहला सबसे कैंडिड इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, वरना मैं इतना खुल के बोलता नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ये बताइए कि आपको लगता है उनका एलिमिनेशन वो डिजर्व करते थे? क्या वो फाइनलिस्ट बनना डिजर्व नहीं करते थे? विशाल ने धक्का भी खाया है, विशाल ने वहां पर थप्पड़ भी खाया है, और काफी कुछ सुना है उसका कैरेक्टर का, तो पूरी तरीके से देखा जाए तो नेशनल टेलीविजन पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। देखिए, जब आप बिग बॉस में आते हैं तो आपको एक बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि आपको विक्टिम कार्ड खेलकर जो है वो आप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। विशाल ने एक गलती की, और एक गलती उसकी ये थी कि वो समझ नहीं पाया कि इतने सारे कैमरोज के साथ उसको क्या करना है, या जिससे वो फ्रेंडली ढंग से बात कर रहा था उसके सामने उसने जो बोला उसका इस ढंग का इम्पैक्ट होगा। मुझे नहीं समझ पड़ता विशाल इतना कैलकुलेटिव होगा। अरमान ने जो किया, मैंने फिर कहा, अरमान को पता था कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें उसको सिंपैथी मिलेगी। और उसने विशाल को जो है थप्पड़ भी मार दिया। और उसके बावजूद भी लवकेश के बयान के आधार पर मैंने और रणवीर दोनों ने जो है अरमान का मामले को एक स्पेशल केस माना। लेकिन विशाल को भी जो है एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, और अरमान को भी करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं कहता कि अरमान को कोई सजा नहीं मिली, अरमान को बिग बॉस के घर में पूरे वक्त के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन मेरे ख्याल से वो नॉमिनेशन वो प्रेडिक्ट कर चुके थे। अगर ये कांड नहीं होता विशाल और अरमान के बीच जो हुआ है, तो शायद अरमान इतने आगे तक भी नहीं बढ़ते। मुझे विशाल में बहुत पोटेंशियल लगता था, वो बहुत समझदार था। लेकिन विशाल की सबसे बड़ी गलती उनकी सना मकबूल से दोस्ती थी। सना मकबूल ने उनकी गेम को खत्म कर दिया, या ये कहें कि विशाल जो बहुत बेहतर खेलते हैं, बहुत बेहतर खेल के फाइनल तक जाते,
दूसरे दिन आराधना हम सब बैठे हुए थे बाहर, जो स्विमिंग पूल का एरिया है, जो गार्डन एरिया था, वहां पर बैठे हुए थे, और मुझसे किसी ने पूछा था, आप सबसे ज्यादा पोटेंशियल इस बिग बॉस को जीतने में किसका देखते हैं? तो मैंने एक नाम लिया था, सिर्फ एक नाम का। मैंने क्या था कि अगर ये अच्छे खेले तो विशाल जीत कर जा सकते हैं। विशाल में हर वो क्वालिटी थी। लेकिन मेरे ख्याल से क्या होता है कि पत्रकारिता में हमको सिखाया जाता है, और मैं तो इसको घोट कर पी चुका हूं, वरना मैं इतने साल सरवाइव नहीं करता। पत्रकारिता में ये बताया जाता है क्या बोलना होता है और क्या नहीं बोलना होता है, ये पत्रकारिता में उससे पहले बताया जाता है। मैं अपने कई साथियों को जानता हूं जिन्होंने इस बात के बीच में फर्क नहीं किया कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना वाली लाइन बोल गए और उन्होंने अपने करियर्स को बर्बाद किया। मैं जानता हूं ऐसे कई सारे दोस्त हैं, ऐसे कई सारे पब्लिक लाइफ में एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बात तो सही बोली, गलत जगह और गलत संदर्भ में बोली, उसका अलग मायने निकाला गया और कई तो बड़े इंटरनेशनल इश्यूज भी बने। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि विशाल को नहीं पता था। और दूसरा, विशाल फाइनल तक टिकते अगर सना मकबूल के साथ उनकी दोस्ती को, जो सना साफ साफ कहती थी कि मैं तो जीतने आई हूँ और वक्त पड़ा तो मैं किसी के भी ऊपर पांव रखकर जा सकती हूँ, विशाल को क्यों नहीं दिखाई दिया, विशाल क्यों नहीं समझ पाए? ये मेरे समझ के बाहर है। सर इस समय घर के अंदर 7 कंटेस्टेंट बचे हैं। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर जर्नलिस्ट सवाल पूछेंगे। अभी 2 लोग और निकलने हैं। आपके अकॉर्डिंग जितने भी मौजूद हैं उनमें से विनर बनना फिर कौन डिजर्व करता है? मैं अभी किसी एक के बारे में बात नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी भी 3 दिन का खेल बाकी है। आज संडे है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज नॉमिनेशन होगा। बुधवार को एक इंसान बाहर होगा, यानी कल नॉमिनेशन होगा, या उसको कैसे दिखाएंगे मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से कल दिखाया जाएगा उसको, थोड़ी देर देर पहले उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो कई कई चीजें रियल होती है, मुझे नहीं पता कितना लाइव दिखाया जाता है और कितना नहीं दिखाया जाता, मैं इसकी टेक्निकलिटीज नहीं जानता। लेकिन अभी भी 2 लोगों का नॉमिनेट होना बाकी है, जहां तक अभी तक के रूल्स और नियम है। फाइनल में 5 लोग जाते हैं। कौन इन 3 दिनों में अपने गेम को टर्न अराउंड करता है, इस पर काफी कुछ निर्भर होगा। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये बहुत निर्भर हो जाएगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये भी काफी डिफाइनिंग हो सकती है। हर इंसान अपने आप को किस तरीके से हैंडल करता है, ये भी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात होगी। अंदर लोगों को जाना, अंदर लोगों का सवाल पूछना। आई डोंट नो पुरानी चीजों के बारे में सवाल पूछने की इजाजत होती है या नहीं होती है, उससे भी काफी चीजें डिफाइन होंगी कौन निकल कर आता है। क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब आप 16 लोग 4 हफ्ते 5 हफ्ते से एक दूसरे को जानते हैं, तो आपके लिए खेलना आसान हो जाता है। लेकिन जब बाहर के वॉली ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो चीजों को संभालना और चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। सर घर के अंदर 3 अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कंट्रीब्यूशन अगर हम शो में देखें तो शून्य बटा सन्नाटा रहा, और वो कहीं ना कहीं सबकी गुड बुक्स में रहकर आगे बढ़ते गए। फॉर एग्जाम्पल मैं कृतिका मलिक का नाम लेना चाहूंगी। कृतिका कभी नॉमिनेट ही नहीं हुई तो एलिमिनेट तो कहाँ से होगी? उसके बाद सई केतन। सई केतन ने सबके रिश्तों पे सवाल उठाए, लेकिन क्या उसका अरमान के साथ मिलकर चलना, उसका रणवीर के साथ मिलकर चलना शो के लिए एक पैक्ट नहीं है? लवकेश और विशाल की दोस्ती पर उंगलियां उठाई हैं इन लोगों ने, तो इन लोगों ने भी तो घर के अंदर घुसकर गेम के लिए एक दूसरे का हाथ थामा और तभी देखिए, ये शो में वो आगे बढ़े। वो तो बिग बॉस के अंदर होना था। लेकिन साई केतन को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, साई केतन को जानता हूँ, मैं उसको इस पूरे गेम का डार्क हॉर्स मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि साई केतन में वो कैपेबिलिटी है कि वो फाइनल तक जाए, फाइनल तक खेले। और साई को हम अभी समझ नहीं पाए हैं, साई को दर्शकों ने भी नहीं समझा है, क्योंकि साई बहुत रिजर्व है। साई बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं। साई अपनी चीजों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उन्होंने कई चीज मुझे बताई, मतलब उनका बचपन जिन संघर्षों में बीता। वो अपनी माँ के साथ रहते थे, और उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनको अपने दिन गुजारने पड़े अपनी छोटी बहन के साथ। पिता से उनका अलगाव हो चुका है, उन्होंने खुद कैसे संघर्ष किया, कैसे वो अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़े, किस तरह से ऑडिशन देने के लिए घंटों लाइन में लगा करते थे। और कई रिजेक्शंस के बाद, कई महीनों कई सालों के रिजेक्शन के बाद उनको एक जॉब मिला, और उनको एक जिसको बोलते हैं ना ड्रीम प्रोजेक्ट मिला। तो मेरे को लगता है साईं मोस्ट मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि साईं की आवाज मेरे ख्याल से अरमान के सामने भी, कृतिका के सामने, तो अरमान के सामने ज्यादा दब जाती है, रणवीर भी ज्यादा बोलते हैं।
तो रणवीर के सामने भी दब जाती है। रणवीर एक्टर है, साई भी एक्टर है। साई को अगर मौका मिले तो कई चीजों को बहुत अलग तरह से टर्न अराउंड कर सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, साई केतन नहीं होता और साई केतन ने अगर ये गेम में अरमान को ट्रेन नहीं किया होता या अरमान उनकी बातों के हिसाब से नहीं चले होते तो अरमान भी कई गलतियां कर जाते। तो अरमान को दो सॉलिड पिलर्स बचा के चले, मैं कहूंगा तीन, जिनमें से मैं भी एक था। और मेरी क्या मजबूरी थी? मेरी मजबूरी थी, या मजबूरी नहीं कहूंगा, मेरा गेम ये था कि रणवीर भाई शुरू से मेरे साथ खड़े थे, वो मेरे दोस्त थे। उनके साथ एक इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप मुझे महसूस होती थी। तो रणवीर जी ने जो डिसाइड किया मैं उसके साथ खड़ा रहा। आप ये पूछेंगे कि मैं इधर क्यों चला गया, इधर क्यों चला गया। मैं सबसे बात करता था, सबसे मिलता था, सबसे वो करता था। इसीलिए सना मकबूल मेरे पास आई थी कि आप घर के कैप्टन बन जाइए, जिसके लिए मैंने इनकार कर दिया था। मेरा ये मानना था कि मैंने बहुत सारी टीमें हैंडल की। आराधना, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं किन किन चैनल्स के साथ काम किया हूँ और किन किन सिचुएशंस में मैंने किस किस तरह की टीमों को हैंडल किया है, चैन को हैंडल किया है। तो मैं चाहता था कि कोई नई जनरेशन का आदमी ये काम करे, इसीलिए मैं पीछे हटा था। मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा था। तो साई केतन भी, जो अरमान और उनकी टीम का गेम है, उसके बड़े स्ट्रांग पिलर है, बड़े स्ट्रांग पिलर है। अब आप पूछेंगे उनका नॉमिनेशन क्यों नहीं हुआ, तो आपने देखा ना सना का नॉमिनेशन क्यों नहीं हुआ। सना का नॉमिनेशन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सना उस दिन नॉमिनेट होती, लेकिन उस दिन वो बाहर वाली थी। रणवीर उनको 100% सर मैं नॉमिनेट करते। पूरे सीजन की बात कर रही हूँ, पूरे सीजन में कृतिका मलिक एक बार भी नॉमिनेट नहीं हुई। और सई केतन का अगर हम शो में इन्वॉल्वमेंट देखें, 5 हफ्तों का तो शो है, अगर आप उसमें भी एक्सप्रेस नहीं करोगे चौथे हफ्ते के बाद, तब तो फिर क्या फायदा है शो में आपके होने का। तो मैं आपको कृतिका का बता देता हूँ भाई। कृतिका इसलिए नॉमिनेट नहीं हुई क्योंकि अरमान भाई किसी पर भी चढ़ जाएंगे, किसी पर भी नाराज हो जाएंगे, किसी पर भी गुस्सा हो जाएंगे और किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे। तो एक ग्रुप ने कृतिका को इसलिए नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि अरमान भाई नाराज हो जाएंगे। दूसरे ने इसलिए नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि उनको या तो रणवीर को नॉमिनेट करना था या साई केतन को करना था। अरमान तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड थे। साई केतन मेरे ख्याल से शुरुआत के 4 या 5 बार लगातार नॉमिनेट हुए हैं, उसके बाद भी नहीं निकले। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो साइन भी अपना गेम खेल रहा है। मुझे नहीं पता बाहर कितना क्या कुछ दिख रहा है, बाहर के आने के बाद मैंने बिग बॉस बहुत ही कम देखा है। लेकिन साई के गेम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं कृतिका के लिए कह सकता हूँ, कृतिका वही करती है या कहती है जो अरमान कहते हैं, या जो अरमान का व्यू होता है वही कृतिका का व्यू होता है। और मैंने कहा ना, वो गेम को घोट कर पी गए हैं। तो अगर अरमान नेजी को नॉमिनेट करेंगी, कृतिका विशाल को कराएंगी। अरमान किसी एक्स को करेंगे तो वो वाई को कराएंगी कि हम दोनों साथ फैसले नहीं लेते। और फिर इसके बारे में गाया भी जाता है कि हम दोनों साथ फैसले नहीं लेते। जब पहली बार मेरा उनको आर्ग्यूमेंट हुआ था तो मैंने यही बोला था, भैया आप तो बड़े आगे जाओगे क्योंकि आपके पास तो 3 वोट खुद के हैं। आखिरी तक उनके 2 वोट हैं और 3 वोटों को उन्होंने मैनेज कर लिया है, तो बहुमत किसका है? सर, घर के अंदर रणवीर शौरी कहते हैं कि जो लवकेश और विशाल हैं उनकी दोस्ती फेक। वैसी ही जोड़ी हमने भी आपकी रणवीर जी के साथ देखी। रणवीर शौरी और दीपक चौरसिया का याराना, उनकी दोस्ती, उसकी उनकी बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती थी, जितनी केयर करते थे दोनों एक दूसरे की। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा, उसे नॉमिनेट किया। और आपको पता था कि आप इस हफ्ते जा सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव फीड रेगुलरली देख रही थी और मैंने 2-3 बार आपके मुंह से सुन लिया था कि मैं इस हफ्ते जाऊंगा। आप मुझे बताइए, तो फिर रणवीर शौरी भी तो सच्चे दोस्त नहीं हुए ना, कोई दोस्त को थोड़ी निकालेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि प्रेशर में आदमी कैसे डिसीजंस लेता है। और रणवीर भाई इस बात को बहुत मानते हैं, ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। साई केतन का नाम उनके, उन्होंने कुछ लगभग 1 मिनट सोचा। मैं रणवीर भाई की मनस्थिति आपको बता देता हूँ। उनसे पहले उनको ये लग रहा था, हम सबको भी यही कहा गया था, किसी एक को सेव करेंगे आप, ये नहीं कहता नॉमिनेट करेंगे। तो जैसे ही मैंने उनको विनर डिक्लेयर किया, क्योंकि टास्क का जो जज मैं था, मैंने उनको विनर डिक्लेयर किया और वो वाकई में विनर। मुझे एक बार लगा कि मैं शिवानी के और उनके जो फ्लावर्स हैं वो काउंट कराऊं, लेकिन लेकिन मुझे 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 जरूरत नहीं लगी कि ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि वो दिख रहा था कि रणवीर ने अपने ज्यादा फ्लावर्स वहां पर कैरी के अंदर बोए थे। तो मैंने रणवीर को बिना कुछ सोचे विनर डिक्लेयर कर दिया। अब बिग बॉस का उनका सीधे बाउंसर आया कि रणवीर जी, आपको एक को नॉमिनेट करना है।
तो रणवीर जी ने कुछ सेकंड सोचा, उन्होंने क्या कहा कि बिग बॉस में अगर किसी को नॉमिनेट नहीं करूं तो चलेगा। अब उन्होंने जब ऐसा कहा तो बिग बॉस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको नॉमिनेट करना ही पड़ेगा। तब रणवीर भाई के दिमाग में किसका चेहरा आया होगा? पार्शियल ऑफ सेकंड्स में उनके दिमाग में चेहरा आया होगा पौलोमी दास का, जिन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, खुद नॉमिनेट हो गई और बाहर निकल गई। अब उन्होंने सोचा होगा कि भाई कौन किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। तो मैं सबको कहता था कि भाई आप कभी धर्म संकट में पड़ो तो मेरा नाम ले देना, मुझे रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रणवीर भाई ने सोचा कि अगर मैं कृतिका को नॉमिनेट करूंगा, बाकी सब तो नॉमिनेटेड है ना, मैं कृतिका को करूंगा तो अरमान भाई नाराज हो जाएंगे। साई केतन का नाम उनके दिमाग में आया नहीं होगा, जैसे आप कहा ना कि आप नजरअंदाज हो जाता साई केतन। तो दूसरा जो है दूसरा निधि। नाम था शिवानी का। उनको लगा कि शिवानी अभी सुधर रही है, उनको 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 ये लगता था शिवानी सुधर रही है, क्योंकि शिवानी रणवीर से काफी स्वीट टॉक करने लगी थी। और निधि, वो समझ नहीं पाएगा, तो वो नाराज हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। सर तो वो जब मैं अंदर निजी गया भाई तो तो मैंने, सोता ही रहता है सर, वो तो सोता ही रहता है, वो खाता है और सोता है सर वो। ठीक है, कुछ चीजों का फायदा मिलता है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। अब जिसका जिसको जो फायदा मिल रहा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि रणवीर भाई के दिमाग में रहा हो गया, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। उसके बाद वही मेरी जो, चूंकि कुछ जगहों पर तो मैं वॉकर के साथ चलता था, लेकिन गार्डन और उसके बीच में काफी सारी सीढ़ियां थी, तो मैं व्हील चेयर से जाता था वहां पर। तो मैं व्हील चेयर मेरी रणवीर और साई केतन ही लेके गए हमेशा की तरह, और मेरे माथे पर कोई शिकन भी नहीं थी। मैंने उनको कहा कि चलो। लेकिन मैंने एक सवाल जरूर पूछा था उनसे कि भाई आप आपके पास ये नॉमिनेट है। मैंने कृतिका का सवाल नहीं पूछा उनसे, जानबूझ के नहीं पूछा, वो उनको और ज्यादा बुरा लगता। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आपके पास नॉमिनेशन के 3 विकल्प थे, मैंने पहला नाम बताया निधि, वो बुरा मान जाता दीपक भाई, वो हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, मैंने बोला शिवानी, हाँ उसको मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा वो सुधर रही है, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। तो साई केतन वहां पे बोलने लगा, चिल्लाने लगा कि आप मुझे कर देते, आप जी मुझे जी कर जी। देते। तो बहुत 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 सारी ऐसे सिचुएशन आई। लेकिन रणवीर बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे कतई बुरा नहीं लगा। 4 हफ्ते में गुजार चुका था। वैसे ही मैं बहुत झेल रहा हूँ सोशल मीडिया में कि अब तो मैं बिना काम का पत्रकार हो गया हूँ, बिग बॉस के घर में चला गया, रही सही क्रेडिबिलिटी भी मैंने खो दी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी रिपोर्टिंग को लेकर, मेरे तरीके को लेकर कई लोगों ने बहुत आलोचनाएं की हैं, लेकिन फिर भी मैं इतने साल जर्नलिज्म के अंदर टिका हुआ हूँ। कुछ होगा तभी टिका हुआ हूँ, आगे भी टिका रहूंगा। और मुझे मेरे जीवन में ऐसे कई मोमेंट आए हैं, रणवीर भाई ने जो किया वो कोई पहले आदमी नहीं थे, ऐसा मेरे साथ लगातार होता रहा है। तो इस तरह की बातों में वो होता है ना, डेंट प्रूफ, बुलेट प्रूफ, तो अब मैं धोखा प्रूफ हो चुका हूँ। और रणवीर भाई से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो जब बाहर आएंगे, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। और उन्होंने कहा है कि वो अनिल कपूर के सामने भी कह रहे थे कि वो एक बियर पियेंगे और मटन खरीदेंगे ½ किलो, उसको पकाएंगे और फिर एक अच्छी सी मूवी देखेंगे। तो वो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए इंटरनेट पे कि वो बियर भी मेरी तरफ से होगी, मटन की 4-5 क्वालिटी भी मेरी तरफ से होगी। ये पार्टी जो है रणवीर शौरी को मैं दूंगा अपनी तरफ से। नहीं सर, आपने जितनी डिग्निटी के साथ घर के अंदर अपना वक्त निकाला है, वो 4 हफ्ते जो आप घर के अंदर रही हैं, यू प्लेड रियली वेल। घर में शायद आप ही इकलौते ऐसे सदस्य होंगे जिसके लिए किसी ने भी कोई गलत भावना या मैल नहीं रखा। और आई थिंक आप ही इकलौते ऐसे सदस्य थे जिसके जाने के बाद लवकेश रोया, शिवानी रोई, रणवीर जी को तो देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं उनसे कौन सा बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। तो उनको लग रहा था धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बस रणवीर करेक्ट भाई को वही करेक्ट। एक्सप्रेशन बाकी था कि धरती फट जाए मैं समा जाऊं, बिग बॉस मुझे न्याय दीजिए। And a journalist is always a journalist. The way you played in the house was commendable, no doubt about it. सर, आपके अकॉर्डिंग कौन होंगे टॉप 3, जितना आप शो के अंदर रहे, जितना आपने अपनी पार की नजर से देखा? टॉप 3 में एक लवकेश होगा, एक साई केतन होना चाहिए, इसके अलावा लवकेश बताया मैंने, साई केतन बताया, और मेरे ख्याल से दोनों लड़के, तो फिर मलिक फैमिली या सना मकबूल में से एक।
सर, जो मलिक फैमिली का केस हुआ था थप्पड़ वाला, मैं उसमें आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी कि विशाल सही था या गलत था। और ऑनेस्टली मैंने अभी तक वो क्लिप नहीं देखी है जिसके आधार पर ये कहा गया, ये बताया गया। मैंने इनफैक्ट ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन मैं वो नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि मैं लगातार या तो आप जैसे दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, या मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ कुछ कर रहा हूँ, कुछ कुछ बातों को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जितना सुना, उसके आधार पर हम सिर्फ इस आधार पर फैसला ले सकते थे उस वक्त कि लवकेश उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो इकलौते आई विटनेस थे, उनके कान में ये बात कही गई थी। और बिग बॉस ने मुझे, रणवीर और लवकेश को अंदर बुलाया। हमसे पूछा गया कि क्या इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस मानी जाए, क्योंकि हिंसा की कोई जगह नहीं है। और हमने उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस आधार पर कहा था, जो अनिल कपूर जी ने बताया भी, कि हाँ, लवकेश ने माना कि उनका सेंस गलत था, तो उसी आधार पर उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया गया था। लेकिन अरमान को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट भी इसी आधार पर किया गया था। और मेरे हिसाब से अरमान जानते थे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अरमान डिजिटल मीडिया को बहुत अच्छी तरह समझते थे, ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म था। तो मुझे लगता है कि गुस्से में उन्होंने जो कुछ किया, उसको पता था कि बाहर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अरमान अपने ढंग से अपने और कृतिका और मलिक फैमिली के लिए सिंपैथी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो मेरे ख्याल से उल्टा पड़ गया विशाल सद्दा। विशाल और बाकी लोगों को वो चाहते थे कि मतलब सबसे बेस्ट है कि आप विक्टिम कार्ड खोज लो और अपने लिए एक तरह की सिंपैथी ढूंढ लो। अरमान उसके अंदर सफल हुए, ये विशाल की गलती थी। विशाल ने चीजों को गलत ढंग से कैलकुलेट किया। और मैंने कहा ना, इंसान को क्या बोलना और क्या नहीं बोलना आना चाहिए। और विशाल ने उसके बाद सबसे अच्छा काम ये किया कि उन्होंने लवकेश के साथ दोस्ती नहीं छोड़ी, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। इसी चलते वो सेकेंड लास्ट वीक तक आ पाए, वरना विशाल बहुत पहले नॉमिनेट होके बाहर जा सकते थे। अरे, नॉमिनेट हुए, अभी बाहर गए। इसका भी सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अपना पूरा गेम सना मकबूल के दिमाग से खेला। अगर वो अपने दिमाग से खेलते या किसी तरह के नए अलाइनमेंट करते, तो शायद उनकी सिचुएशन बेहतर होती। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितने आपने राज खोले हैं, जितने आपने चीजें बोली हैं, आई एम श्योर माई व्यूअर्स विल लव इट। थैंक यू, राज।